नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टॉर्ट क्राइम से अलग है। हम लोगों ने टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच का भी डिफरेंस देखा कि दोनों अलग अलग है। इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो टॉर्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से अलग है और टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से किस प्रकार से अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अपकृत्य और आभासी संविदा या अर्ध संविदा के बीच में विभेद। दोनों के बीच में विभेद देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। In certain situation, the law requires that a person should conform to an obligation, although he has neither committed the breach of any contract nor any tort. For instance, a person in whose house certain goods have been left by a man by mistake treats the goods as his own and uses it. He is bound to pay the man for that goods. Such obligations are generally described as quasi-contractual obligation, which Lord Mansfield has called it the theory of unjust enrichment, that is, enrichment of one person at the cost of another. It is also referred to an implied contract by some writers. अपकृत्य और अर्ध संविदा में विभेद से पहले देखेंगे कि अर्ध संविदा होता क्या है। तो जो डॉक्टर विनफील्ड हैं उनके अनुसार कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक करार या संविदा के भी दूसरे व्यक्ति के प्रति दायी ठहराया जा सकता है। अर्ध संविदा एक प्रकार की परिकल्पित संविदा होती है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अनुचित लाभ अनजस्ट बेनिफिट प्राप्त किया हो दूसरे व्यक्ति के प्रति दायी मानकर क्षतिपूर्ति करने को कहा जाता है। अर्ध संविदा के अधीन किसी व्यक्ति को वादी के प्रति दायित्वाधीन इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि उसने वादी के खर्चे पर कुछ अनुचित लाभ उठाया है। तो इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा लाभ प्राप्त करता है, बेनिफिट प्राप्त करता है जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति उसका अधिकारी होता है, अथवा जब ऐसे लाभ से कोई अन्य व्यक्ति असम्यक हानि उठाता है, तब विधि ऐसे पूर्वोक्त व्यक्ति को प्राप्ति के लाभ के बदले में कथित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए निमित्त बाध्य करती है। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आभासी संविदा या फिर अर्ध संविदा कहा जाता है, विधि की ऐसे आभारों या दायित्वों को अपनी परिधि में सम्मिलित करती है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में विधि इस संविदा के परिकल्पित करती है कि वह दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे भले ही तथ्यतः ऐसे व्यक्ति के बीच कोई संविदा न हुई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अराइज होती है। चूँकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको आभासी या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका जो चैप्टर 5 है वो इसी बारे में बात करता है। वहाँ पे 5 अलग अलग तरह की सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अराइज होती है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति से, सी नाम के ए बी ने सी से 100 रुपये उधार लिए हैं। ए जो है सी को 100 रुपये लौटा देता है, लेकिन इस बात की जानकारी बी को नहीं है। तो बी क्या करता है कि बी भी सी को 100 रुपये लौटा देता है। तो एक तरीके से सी को 100 की जगह 200 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो कानून है, विधि है, सी को बाध्य करती है कि वो वापस से बी के 100 रुपये लौटाए। तो इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के घर पे मिलने के लिए गया और वहाँ पे गलती से अपना कोई सामान वो छोड़ देता है, और जिस व्यक्ति के घर पे वह सामान छोड़ा गया है वह उस व्यक्ति के सामान को यूज़ कर लेता है।
जबकि उसको यूज़ करने का कोई भी राइट नहीं था। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का सामान छूट गया है वो कानून की मदद से सामान को काम लेने वाले व्यक्ति से उस सामान का मूल्य प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके की जो भी बाध्यताएं पैदा होती हैं उन्हीं को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, आभासी संविदा या फिर अर्ध संविदा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि टॉर्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। The only common element in a tort and a quasi-contract is that the duty in each case is imposed by law. Bearing this resemblance, a tort differs from a quasi-contract in the following aspect. First, a quasi-contract gives right only with respect to money and such sum is generally liquidated, whereas a tort, apart from a right to damages, also provides for other remedies such as injunction, specific performance, etc. The quantum of damages under tort is always unliquidated, right? अपकृत्य और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आभासी संविदा में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों में ही जो ड्यूटी होती है वो कानून द्वारा बाध्यता बनाई गई होती है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि अपकृत्य और आभासी प्रसंविदा की सामान्य बातें एक होते हुए भी उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि आभासी जो संविदा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की विधि केवल धनराशि के संदर्भ में अधिकार प्रदान करती है और सामान्यतः ये धनराशि परिनिर्धारित होती है। अपकृत्य विधि प्रतिकर के अधिकार के अतिरिक्त अन्य उपचार भी प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का दावा सदैव अनिर्धारित राशि होती है। जो अलग से जो टॉर्ट में रेमेडी दी जाती है उसमें जैसे आ गया इंजंक्शन आ गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गई, इस तरीके के उपचार भी टॉर्ट में प्रदान किए जा सकते हैं। The duty in case of a quasi-contract is always towards a particular person. For example, person who has received unjust monetary benefit, whereas under law of tort, the duty is towards persons generally. आभासी संविदा के अंतर्गत कर्तव्य सदैव एक व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, जबकि अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य सदैव सामान्य जनवर्ग के प्रति होता है। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो जिस व्यक्ति के पास आपका सामान छूट गया है या जिस व्यक्ति को अपने गलती से पैसा दोबारा लौटा दिया गया है या फिर जो सामने वाला अगर कोई माइनर है उसको आपने किसी तरीके की कोई हेल्प करी है, उसके बदले में जो आपको धनराशि वापस लेनी है, तो हमें पता है कि कौन व्यक्ति है जिसके साथ कानून की मदद से हमें हमारी रेमेडी लेनी है। लेकिन जो अपकृत्य होता है वो पूरी समाज के साथ होता है, पूरी सोसाइटी के साथ होता है। There are certain torts such as trespass to land or goods, deceit, conversion, intimidation for extorting money, etc., in which the aggrieved party may have the choice to sue the wrongdoer for breach of quasi-contract and recover the sum of money which is unjustly obtained by the defendant. When the party chooses to sue in quasi-contract instead of tort, he is deemed to have waived of his right to sue the defendant for tort. However, the doctrine of waiver has no application in case of tort of defamation or assault, because these torts do not emanate from any claim of any definite sum of money. कुछ ऐसे टॉर्ट होते हैं जैसे ट्रेसपास हो गया, ठीक है। ट्रेसपास आपका लैंड से रिलेटेड हो सकता है, गुड से रिलेटेड हो सकता है, डिसीट हो गया, कन्वर्जन होगा, इंटिमिडिएशन फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी हो सकता है। तो इसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चूज़ कर सकती है कि जो रॉन्ग डूअर है उसके ऊपर वो कोर्ट में ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाए या फिर वो टॉर्ट के लिए जाए। अगर वो
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो टॉर्ट का जो दावा है वो वेव हो जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है वहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है वो एप्लीकेबल नहीं होता, जिसके एग्जांपल है जैसे डिफेमेशन हो गया, असॉल्ट हो गया। इसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आप क्रिमिनल में भी जा सकते हो और आप सिविल में भी जा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टॉर्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट के बीच में क्या अंतर होता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में briefly be stated as followed. If a trustee commits a breach of trust, the beneficiary may sue the trustee for damages, but the quantum of damages being predetermined, the beneficiary cannot recover more than the specified amount, as against his damages are always unliquidated in tort. The concept of trust has originated for the England, whereas the source of origin of tort is English common law, and misappropriation of trust property generally does not give rise to cause of damages in law of tort, because the courts consider such violation of duty as most undesirable and treats it as a criminal act punishable under section 406 of the Indian Penal Code. The definition of breach of trust is contained in section 405 of Indian Penal Code. अकृत्य और न्यासभंग में जो अंतर है वो है, न्यास में जो ट्रस्टी का कर्तव्य केवल हितग्राही के प्रति होता है, किंतु अकृत्य विधि में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य जनवर्ग के प्रति होते हैं तथा ऐसे ही कर्तव्य भंग से अकृत्य कारित होता है। न्यासी द्वारा न्यासभंग की स्थिति में जो हितग्राही है उसको जो हानि हुई है उसके अनुसार वह प्रतिकर के लिए वाद ला सकता है, और इसमें जो प्रतिकर की राशि का है वो पूर्व में निश्चित होना संभव है। इसलिए न्यासभंग में परिनिर्धारित नुकसानी होती है, परंतु अकृत्य के जितने भी मामले होते हैं उनमें अनिर्धारित नुकसानी का दावा किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसका जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरीके का डैमेजेस के लिए टॉर्ट में कोई भी राइट नहीं देता है, उसके लिए इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 406 और 405 में कहा गया है। 405 उसकी जो कंटेंट है उनको डिफ़ाइन करता है, और जो 406 है वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए जो भी क्रिमिनल पनिशमेंट है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे हम लोगों के जो डिफरेंस थे टॉर्ट के दूसरे जो रॉन्गफुल एक्ट या फिर रॉन्गफुल ओमिशंस हैं उनके लिए वो आज ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।